अब हम लैब के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा लैब को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से दो लैब चलते हैं? एक है IGI और एक है GIA। दोनों का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। IGI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और दूसरा है GIA जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। सुनने में कुछ कुछ एक जैसा ही है, एक में अमेरिका लगा हुआ है और एक में इंटरनेशनल लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। GIA अमेरिका ये अलग है, IGI इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ये अलग है। अब इन दोनों लैब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके व्यापार को आप समझ पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में लैब ने पूरे बाजार को कब्जा कर रखा है। बिना लैब रिपोर्ट के खरीदा बेचा नहीं होता। सॉलिटेज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, लैब को हमेशा ही न्यूट्रल माना जाता है। न्यूट्रल का मतलब ऐसा कोई जो ना ही सेलर की तरफ से है ना ही बायर की तरफ से है, ना सेलर ना बायर, वो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आज के डेट पे न्यूज़ चैनल को न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड। आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल्स अनबायस्ड हैं? नहीं लगता ना, है ना? हमें ऐसा कोई न्यूज़ दिखाया जा रहा है जो कोई दिखवा रहा है। तो ऐसे बहुत तरह के न्यूज़ होते हैं। इस तरह से जो लैब है, ये लैब हम चाहते थे कि न्यूट्रल हो, लेकिन लैब न्यूट्रल पूरा नहीं हो पाता है। कौन सा लैब? कॉमर्शियल लैब। कॉमर्शियल मतलब जो जिनका मकसद है बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, अर्न करना। तो दो लैब आपके सामने हैं। वैसे तो बहुत सारे लैब हैं जिनका मैं नाम लेता हूं अभी आपके सामने। भारत में सबसे ज़्यादा चलता है IGI, इसके बाद है GIA। IGI जो है ये कॉमर्शियल लैब है और GIA नॉन प्रॉफिट लैब है। IGI इज ए फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। GIA नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। वैसे ही HRD भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। HRD नॉट फॉर प्रॉफिट। AGS अमेरिकन जेम सोसाइटी ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट लैब है। ठीक है, लेकिन जब जैसे अपनी EGL की बात करी, SGL की बात करी, ये सब फॉर प्रॉफिट कंपनी है, फॉर प्रॉफिट। तो जब भी आप लैब की बात करेंगे आपको यह समझना जरूरी है कौन सा लैब फॉर प्रॉफिट, कौन सा लैब नॉन प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैंने आपके सामने 3 लैब के नाम कहे जो कि फॉर प्रॉफिट है, 3 लैब के नाम कहे जो कि नॉन प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट? इसका मतलब यह है कि जो नॉन प्रॉफिट है इसका कोई मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। जैसे हमारा देश है, ये देश का कोई ओनर नहीं है। इसमें इलेक्शन होता है, वोट होती है जी, फिर एक प्रधानमंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करता है, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कोरिया है, और कोरिया क्या है? वो डिक्टेटरशिप है, उसके मालिक है मान लो, है ना? तो प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट कंपनी होता है जिसके डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक हैं, मान लीजिए, जिनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करना, और उस प्रॉफिट को कमाने के बाद उस प्रॉफिट को निकाला जाएगा और जिसको जितना शेयर्स है उस शेयर्स के अनुसार उसको उतना प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है जी, फॉर प्रॉफिट समझ में आते हैं? इजी, हर कोई कंपनी जैसे रिलायंस इज ए फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसी तरह से। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट लैब है, इस नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि फ्री में काम करेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। नॉन प्रॉफिट का मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट को निकाला नहीं जाएगा उस बिजनेस से। वो प्रॉफिट को जो टॉप में है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो इलेक्शन में जीत के आए हैं, उनको भी सैलरी मिलेगी। वो अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते प्रॉफिट को। वो प्रॉफिट वापस उसी बिजनेस में आता है, उसी बिजनेस में घूमता है, उसी बिजनेस में मार्केटिंग में यूज होगा, उसी बिजनेस को फैलाने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे, रिसर्च में काम आएंगे। इस तरह से होता है नॉन प्रॉफिट। ओके, समझ में आया जी? तो GIA इज ए नॉन प्रॉफिट लैब, IGI इज ए फॉर प्रॉफिट लैब। IGI काम करती है प्रॉफिट के लिए, GIA काम करती भी है प्रॉफिट के लिए, पर निकालने वाला नहीं है कोई उसको, इसलिए GIA का ग्रोथ ज्यादा है। भाई ऐसा कंपनी जिसका बिजनेस भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी निकालने वाला नहीं है, वो प्रॉफिट भी उसको वो कंपनी यूज कर रही है। तो इसीलिए जितने भी रिपोर्ट्स हम GIA के देखते हैं, ऐसा हमें पाते हैं कि वो अनबायस्ड है, अनबायस्ड है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अनबायस्ड, इसका मतलब है कि किसी तरफ झुक के रिपोर्ट नहीं दिया गया है, ना ही सेलर की तरफ ना ही बायर की तरफ। वहां पे सेलर की चलती नहीं है बिल्कुल भी। सेलर कुछ भी चाहे वो नहीं चल सकता। जो सिस्टम बना हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा सिस्टम कैसा है। तो एक न्यूट्रल सिस्टम से काम होता है।
चाहे आपका एक पीस हो, एक डायमंड हो, तो भी उसको उसी न्यूट्रल सिस्टम से देखा जाएगा। और कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो 1000 पीस इकट्ठा एक साथ देती है, उसकी तरफ भी झुका नहीं जाएगा, वो भी न्यूट्रल ही चलेगा। ओके जी, समझ में आया? नॉन प्रॉफिट लैब का मतलब। प्रॉफिट लैब क्या करती है? प्रॉफिट लैब को अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए? प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट लैब ये सोचती है कि भाई साहब, आप मेरा बिजनेस को ग्रो करो, मैं आपके बिजनेस को ग्रो करता हूं। आप मुझ पे ध्यान दो, मैं आप पे ध्यान देता हूं, तभी वो ग्रो कर सकती है मार्केट में। तो जो सबसे टॉप के डायमंड वाले हैं, जो सबसे टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का रिपोर्ट बनता है, अगर ऐसे 10, 15, 20 लोग जुड़ जाए आपस में और वो बोले कि काम करते हैं जी, हम एक अपनी लैब खड़ी कर देते हैं, जो लैब दिखेगा न्यूट्रल पर है नहीं, चलेगा हमारे इशारों पे। समझ रहे हैं? जो लैब दिखेगा न्यूट्रल पर चलेगा हमारे इशारों पे, लेकिन सिर्फ हम 20 लोगों के इशारों पे। अगर ये हर किसी के इशारों पे चलने लगे, फिर तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। तो मुन्नी को बदनाम नहीं होने देना, उसको नामचीन रहना है, लेकिन करे हमारे लिए काम। तो ऐसे ही होते हैं कॉमर्शियल लैब। ये कॉमर्शियल लैब को न्यूट्रली ग्रो करना आसान नहीं है, उनको पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि ये भैया आप अपने बल्क हमें दो, बल्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप हमसे टेस्टिंग कराओ, आपके डायमंड को हम थोड़ा सा बेटर नज़र से देख के चलेंगे। लेकिन जैसे कोई छोटा व्यापारी आएगा, उसको हम कुछ समझने नहीं देंगे, उसको हम नहीं सुनेंगे। तो छोटा व्यापारी मार्केटिंग करता है, अरे लैब बड़े स्ट्रिक्ट है, लैब बड़े स्ट्रिक्ट है, हमारी सुनती नहीं है। और बड़ा व्यापारी साइलेंटली क्या करता है? अपने डायमंड्स को अपग्रेड करा के चलती है। समझ रहे हैं? बिजनेस समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब आप बाजार में होंगे, जब आप किसी कॉमर्शियल लैब से रिपोर्ट लेंगे, और कॉमर्शियल लैब का रिपोर्ट में हमेशा आपको वेरिएशन नजर आएगा। क्या आपने नोटिस किया कभी ऐसा? किया ना? तो कभी अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आप हाथ जोड़ोगे, बोलोगे पैसा ले लो, एक्स्ट्रा नीचे से देता हूं तुमको, एक्स्ट्रा पैसा देता हूं, मेरे लिए ग्रेडिंग बेटर करके दे दो। अरे नहीं, हम थोड़ी करते हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, आप मजबूर। लेकिन जब आप देखेंगे, अरे किसी दूसरी बड़ी कंपनी से डायमंड आ रहा है, इसका कलर तो हमें के दिखता है, रिपोर्ट में जे लिखा हुआ है, क्लैरिटी हमें VS1 लिखता है, इसका VS2 लिखा हुआ है रिपोर्ट में, ऐसा क्यों? आप सर खुजा रहे हैं। हमारे डायमंड का रिपोर्ट तो स्ट्रिक्ट, फलाने का रिपोर्ट ऐसा आ रहा है। इसमें क्या होता है? बाजार एक बायस चल रहा है। एक छोटा व्यापारी उस लैब से रिपोर्ट करा के अपना हीरा नहीं बेच सकता, लेकिन बड़ा व्यापारी आराम से बेच रहा है। समझ रहे हैं जी क्या व्यापार है? इसीलिए हम इस एजुकेशन प्रोग्राम में सबसे पहले हम समझाते हैं लैब के बारे में, लैब कैसे काम करता है। अगर लैब को नहीं समझा, आप इस व्यापार को नहीं समझ सकते। लैब को समझना जरूरी है। तो नॉन प्रॉफिट लैब के बारे में समझे आप? नॉन प्रॉफिट लैब में क्या होता है जी? किसी की नहीं चलती। नॉन प्रॉफिट लैब पास अपने पास इतना रुपया है, उसको बाहर के रुपये की जरूरत नहीं पड़ती। भाई पैसा जितना भी कमा रहे हैं, वापस बिजनेस में लग रहा है, उसी बिजनेस पे घूम रहा है, उसको निकालने वाला नहीं है कोई। तो जब हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, जो अभी इंडिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन होते हैं, या आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी एग्जीबिशन में जाओ, तो जो नॉन प्रॉफिट लैब है, जैसे GIA, जो एग्जीबिशन में जाएंगे, उसका बूथ बहुत बड़ा सा मिलेगा। भाई पैसा है खर्च करने को। और जो प्रॉफिट मेकिंग वाले लैब, उनके छोटे छोटे बूथ मिलेंगे। ठीक है? नॉन प्रॉफिट लैब अपने एग्जिस्टेंस को शो करती है, मार्केटिंग करती है, पैसा ज्यादा है। कॉमर्शियल लैब उसी पैसे को उस जगह पे फोर्स करती है जहां पे थोड़ा हल्का फुल्का सा ब्रांडिंग हो सके, जहां पे उनका उल्लू सीधा हो सके। तो जितने भी तरह के कॉमर्शियल लैब आप पाएंगे जो आज के डेट में अच्छे खासे ग्रोथ में है, उनको जरूर ही इस बात पे जरूर ही ध्यान देना पड़ेगा कि भैया सुन के चलेंगे तो ही काम हो सकता है, बिना सुन के काम नहीं हो सकता। तो आपको जब व्यापार करना है, तो जब आप कॉमर्शियल लैब का, किसी भी कॉमर्शियल लैब का रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको इस बात को सचेत होना पड़ेगा कि क्या ये पीस ओवरग्रेडिंग का है कि नहीं है। व्हाट इज ओवरग्रेडिंग? ओवरग्रेडिंग का मतलब है कि डायमंड में जो भी ग्रेड आपको लगता है होना चाहिए, उसमें रिपोर्ट में ऊंचा लिखा हुआ है, एक स्टेप ऊंचा लिखा हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे ये पीस ओवरग्रेडिंग का है, तो डिस्काउंट ज्यादा आएगा, क्योंकि वो सस्ता होगा। ठीक है? तो आपने अंडर ग्रेडिंग, ओवर ग्रेडिंग समझ लिया। अंडर ग्रेडिंग का मतलब स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग, जो ग्रेडिंग किया जा रहा है वो स्ट्रिक्ट है बहुत, और ओवर ग्रेडिंग का मतलब है लूज ग्रेडिंग।
तो अगर आप समझ जाएंगे कि लैब जो है वो भगवान है, लैब ने जो दिया रिपोर्ट वही सब कुछ सही है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। जब आप सीखेंगे इस कोर्स को करने के बाद, तब आप समझेंगे और आप खुद समझ पाएंगे कि डायमंड सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं जी, हीरा सिर्फ बिकता है दो बातों से, और वो दो बातें क्या है? एक है उसका वेट, वजन कितना बड़ा है, तो बड़ा हीरा महंगा होगा क्योंकि रेयर हो जाता है। और दूसरा है ब्यूटी, सुंदरता, तो ज़्यादा सुंदर होना भी रेयर है, महंगा हो जाता है। बस दो बातें, आपको सिर्फ इन दो बातों को समझना है। इस दो बातों के अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब बनी बनाई चीज़ें हैं, हमें और आपको उल्लू बनाने के लिए है। तो अगर आपने वजन बड़ा है तो आप आराम से समझ जाएंगे, पैसा बड़ा दिख रहा है, वेइंग बैलेंस पे वेइंग कर लिया, आपने वजन कर लिया, मालूम पड़ेगा जी क्या दिक्कत है। ब्यूटी, सुंदरता को मैं सिखाऊंगा आपको कि क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ सुंदर नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे रेयरिटी आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी आ जाता है, इससे भी प्राइस का फर्क पड़ता है। तो हम थोड़ा सा रेयरिटी को भी समझेंगे, ड्यूरेबिलिटी को समझेंगे। हम ब्यूटी पे मेन फोकस करके, ब्यूटी पे इस पूरे कोर्स में हम लैब्स के बारे में समझेंगे। जैसे आज मैंने आपको लैब का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, कॉमर्शियल लैब का, नॉन प्रॉफिट लैब का। तो हम जो ये कोर्स करेंगे ये नॉन प्रॉफिट लैब के नियम से करेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको कॉमर्शियल लैब के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा, क्योंकि कॉमर्शियल लैब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर व्यापार कस्टमर नहीं समझते, और दुकानदार चाह के भी कस्टमर को अच्छा चीज़ कई बार नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि कस्टमर समझते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते। आप न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ेंगे, फलाना ज्वेलर दे रहा है 45% डिस्काउंट पे। अब वही डायमंड आप किसी और दुकान पे ले जाएंगे, वो बोलेगा मैं तो 40% डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, पर वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो 45% कॉमर्शियल लैब का रिपोर्ट के साथ है और 40% नॉन प्रॉफिट लैब के रिपोर्ट के साथ है। दोनों के स्टैंडर्ड में वेरिएशन है, आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा। आप 45% बैक में भी महंगा खरीद रहे हैं और 40% डिस्काउंट पे भी आप सस्ता खरीद रहे होंगे। अभी नहीं, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सब कुछ समझने लगेंगे, उसके बाद एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फ़र्क दिखाऊंगा कि 10% के वेरिएशन में भी आपको दिखेगा सस्ता, पर आपको जेब से ज़्यादा रुपया जा रहा है, और आपको दिखेगा महंगा और आपके जेब से कम रुपया निकल रहा है। ठीक है, तो नेचुरल डायमंड अगर आप खरीद रहे हैं कभी भी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, आपको हमेशा जाना चाहिए GIA रिपोर्ट के साथ। मैं लूज पीस की बात करूँ, बड़े पीसेस में, क्योंकि ज्वेलरी में तो GIA रिपोर्ट बनाता ही नहीं है। GIA बोलता है कि ब्लफ है, ज्वेलरी से ब्लफ, ज्वेलरी का बिजनेस ब्लफ है, और वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसलिए जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं वहाँ पे वो लोग नहीं घुसते, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए ज्वेलरी में एक ही सबसे बड़ी अथॉरिटी बचता है, वह है IGI, जो कि कॉमर्शियल लैब है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जी इसकी लूप होल्स क्या है।